हाल के दिनों में घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि कुछ समझ नहीं पाया किस घटना पर बात बोलेगी देखने वालों के लिए वीडियो बनाऊं और किस पर नहीं। किसी जरूरी काम से 4 दिन दिल्ली में रहने से भी वीडियो बनाने का समय मुझे नहीं मिल पाया। बात बोलेगी कि वीडियो हालांकि बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन उनमें कई ऐसे हैं जो हर घटना पर मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं। सभी घटनाओं पर वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता, मेरे लिए इतने संसाधन नहीं है। इसके लिए मैं अपने नियमित दर्शकों से माफी चाहूंगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गई। बल जब इस कानून का प्रारूप आया था, हमने तब ही इसके कई प्रावधानों का विरोध किया था, ज्ञापन भी सौंपे थे। हमें उम्मीद थी कि हमारे उठाए मसलों पर पुनर्विचार होगा, लेकिन बीजेपी सरकार में पुनर्विचार का चलन नहीं होता। हमने कह दिया सो कह दिया, यही चलता है बीजेपी की सरकारों में। इस बीच उत्तराखंड के 2 लफंगों का विवाद पुलिस पर पथराव तक पहुंच गया, पर मजाल क्या कि पत्थरबाजों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हुई हो। दिखावे के लिए मुकदमे दर्ज हो गए हैं, लेकिन होना इनमें कुछ है नहीं। अपना आदमी है पत्थरबाजों का सरगना। कुंभ भगदड़ के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर उत्तराखंड के थूक जिहाद रटने वाले मुख्यमंत्री को शर्मसार हो जाना चाहिए। हालांकि वे होंगे नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखने की जरूरत है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। उत्तराखंड के 2 लफंगों की बात करने से पहले जरा कुंभ का रुख करते हैं। ज्यादातर खबरें आपने देख ली होंगी। यह भी सुन ही लिया होगा कि भगदड़ 1 या 2 जगह नहीं बल्कि 6 जगहों पर मची थी। सरकारी आंकड़ा बेशक मौतों के मामले में 30 से आगे न बढ़ा हो, लेकिन वैकल्पिक मीडिया पर अपनों को खोजने वाले लोगों की संख्या बता रही है कि मरने वालों का आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा है। कुछ लोग तो 2000 और 3000 लोगों के मरने की आशंका भी जता रहे हैं। भगदड़ वाली जगहों पर फैला मलबा, जिसमें लोगों के कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं और दूसरा सामान शामिल है, और जिस तरह से उस मलबे को जेसीबी मशीनों से उठाकर ट्रकों में भरा जा रहा है, उससे आप भगदड़ की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। इस बेहद दुख की घड़ी में खुद को महान ज्ञानी बताने वाले पर्चीबाज धीरेन्द्र शास्त्री बेशक इन मौतों को मोक्ष बताकर मानवता को शर्मसार और कलंकित कर रहा हो, लेकिन ठीक इसी समय हम देख रहे हैं कि इलाहाबाद के आसपास के इलाके में रहने वाले मुसलमानों ने अपने घरों और मस्जिदों के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। भगदड़ से किसी तरह बच निकले इन लोगों के पास न तो कोई सामान बचा हुआ है, न खाने पीने की चीजें। मस्जिदों में उनके लिए हर तरह की व्यवस्था की जा रही है, रहने की, साथ में खाने की भी, और बीमारों को दवाइयां और दूसरे उपचार भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं इन मस्जिदों में, मदरसों में और मुस्लिम लोगों के घरों में। इन दृश्यों को देखकर मुझे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ख्याल आ रहा है। वे लगातार लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद रटते रहते हैं। क्या पुष्कर सिंह धामी उर्फ धाकड़ उर्फ हैंडसम को इन दृश्यों को देखकर थोड़ी शर्म आ रही होगी? धामी साहब की जानकारी के लिए मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि 1-2 अक्टूबर 1994 की रात को जब रामपुर तिराहे पर उत्तराखंडी राज्य आंदोलनकारियों के साथ ज्यादती हुई थी, तो तब भी आसपास के गांवों के हिंदुओं और मुसलमानों ने भी आंदोलनकारियों के रहने और खाने की व्यवस्था की थी। मस्जिदों में पुरुषों की और घरों में महिलाओं की व्यवस्था की गई थी। कोई पुलिस वाला इन आंदोलनकारियों को ढूंढने के लिए गांव तक न पहुंचे, इसके लिए गांव के बाहर लोगों ने पहरेदारी की थी, हिंदुओं ने भी मुसलमानों ने भी। पर नफरत की राजनीति करने वालों को इन सब बातों से क्या लेना देना। ऐसे लोगों से शर्मलाज की उम्मीद करना तो शर्मलाज को ही अपमानित करने जैसा है। कुंभ की इस भगदड़ के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग श्रद्धालुओं को कई जगहों पर मदद पहुंचाते नजर आए, लेकिन हिंदू खतरे में है का राग अलापने वाला, नफरत बोने वाला आरएसएस कहीं नहीं दिखा, कम से कम मुझे।
एक दौर था जब कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती थी, सफेद कमीज खाकी पैंट पहने आरएसएस के स्वयंसेवक वहां पहुंच जाते थे। बेशक इस तरह के काम वे सेवा की भावना के बजाय अपने संगठन को मजबूत करने के इरादे से करते होंगे, लेकिन करते जरूर थे। अब तो अपने ही लोगों यानी कि हिंदुओं के साथ हुई इस तरह की भीषण घटना के बाद भी आरएसएस वाले सामने नहीं आते, नहीं दिखते। शायद आरएसएस ने अब मान लिया है कि सभी को उन्होंने अपने शीशे में उतार लिया है, या वे ये समझ गए हैं कि सोशल मीडिया पर हिंदुओं को खतरा है बताकर ही उनका काम हो जाना है। जो भी हो, पर यह सच है कि हाल के सालों में हमने आरएसएस को कभी बचाव और राहत कार्यों में शामिल नहीं देखा। फिलहाल धीरेंद्र शास्त्री जैसे लफंगे बेशक मरने वालों को मोक्ष प्राप्त करने की बात कर रहे हों, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कुंभ मेले की अव्यवस्था को लेकर बेहद नाराज हैं। दो तरह के क्यों हैं, एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्ग में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश की सरकार एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को दो वर्ग में विभक्त कर दे, एक को वीआईपी कह दे और एक को जनरल कह दे? ये क्यों किया आपने? अब जरा उत्तराखंड के राजनीतिक लफंगों की बात भी कर ले। खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह के बीच की गाली गलौच और हथियारों की नुमाइश का मामला अब पुलिस पर पथराव तक पहुंच गया है। जरा ये वीडियो देखिए। पथराव पुलिस पर पथराव करते हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव में। ये विधायक उमेश कुमार के समर्थक हैं। उमेश के समर्थन में पंचायत करने जा रहे थे। पंचायत को प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी और पंचायत स्थल पर पहुंचने वालों को पुलिस ने वहां से हटा दिया, भगा दिया या खदेड़ दिया। उसके बाद इन तथाकथित समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आपको 9 फरवरी 2023 याद है? देहरादून में राज्य भर के बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक कुछ प्रायोजित पत्थर फेंके गए और पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठीचार्ज कर दिया था। 9 युवकों को मौके से उठाकर जेल भेज दिया गया। कई दिन के बाद इन युवकों को सशर्त जमानत मिल पाई थी, लेकिन उमेश कुमार के समर्थकों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तो और, पंचायत में हिस्सा लेने जा रहे उमेश कुमार को पुलिस ने डोईवाला में हिरासत में तो लिया, लेकिन शाम को उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस देहरादून भेज दिया गया। उमेश कुमार और प्रणव सिंह के आपसी विवाद में फिलहाल प्रणव सिंह जेल में हैं और उमेश कुमार अपने घर में बैठे तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं, जबकि इस मामले में उमेश कुमार भी कम दोषी नहीं है। हथियारों की नुमाइश उसने भी की थी। अब कुछ लोग हाल के दिनों में इन दोनों के बीच तुलना कर रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों ही गलत हैं। फर्क यह है कि प्रणव सिंह खुद को भी राजा समझता है, अब भी आत्ममुग्ध किस्म का आदमी है, अपने हथियारों और अपने शारीरिक सौष्ठव के प्रदर्शन में ही मस्त रहता है। लेकिन उमेश कुमार की स्थिति दूसरी है। वह पूरे उत्तराखंड को काणा करने की फिराक में रहता है हमेशा। इस आदमी ने पहले उत्तराखंड के जन संघर्षों में शामिल लोगों के पोस्टर बनाए और उन्हें हीरो बताया। मकसद शायद ये था कि ये लोग खुश होकर उसका साथ देंगे और वो उत्तराखंड में अपना जाल फैला देगा। इस पोस्टर में बाय चांस मेरा नाम भी था, मेरा फोटो भी था। मैंने एतराज जताया तो मेरा और कुछ अन्य लोगों का फोटो हटाया गया। इसके बाद इस आदमी ने पहाड़ के कुछ युवकों को पैसा देना शुरू किया। आज भी कई युवाओं की जरूरतें पूरी करता है, उत्तराखंड की स्मिता की बात करता है, लेकिन इसके कुछ चेलों को छोड़कर कोई भी उत्तराखंडी इसके झांसे में नहीं आ रहा है। यही इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके जाल में फंसे युवक आजकल भी इधर उधर इसका बचाव करते फिर रहे हैं। अब उत्तराखंड के लोगों को सोचना है कि उमेश कुमार जैसा व्यक्ति इस राज्य के लिए कितना मददगार है और कितना खतरनाक। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस पर कमेंट भी करें और शेयर भी करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि ये चैनल आगे चलता रहे तो अपने जेब खर्च में से छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।